चलिए ध्यान दो, बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ, ये कुर्सी आगे कर लो, दे दो जिसका बैग है, ये हटा दो, वो सवानी का होगा। हाँ ठीक है, हटा दो, इधर रख दो, सवानी पढ़ते, बैठ जाओ। चलो शुरू करते हैं। आज हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ना है। इसके पहले वीडियो में मैं वर्णमाला पूरा पढ़ा चुका हूं। अब वर्णमाला में अगला जो टाइप है वो स्वरों का वर्गीकरण है। 6-7 तरीके से स्वरों का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे, ध्यान देना सभी बच्चे, अब है ना। चलिए स्वरों का वर्गीकरण सबसे पहले तरीके से पढ़ते हैं। स्वर का वर्गीकरण मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। मात्राएं दो प्रकार की होती है ना, ठीक है। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर समझना आप सभी लोग, है ना। लघु और गुरु दो मात्राएं होती हैं उस स्वर में, अगर कहोगे तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। आ जाओ बेटा, यहां ध्यान दो, अपने मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर का जो वर्गीकरण किया वो 3 प्रकार से किया। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। अब मात्रा तो दो ही होती हैं, एक लघु एक, मात्रा तो दो है, लेकिन सर फिर प्लुत स्वर क्या है ये भी मैं बताऊंगा, कहां इसका यूज होता है ये भी मैं बताऊंगा। समझना सभी बच्चे, ऐसे स्वर जिनमें एक मात्रा का यूज होता है उनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। कौन से स्वर कहा जाता है? एक मात्रा माने छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रिरी। याद रखना, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रिरी। इसके बाद जितने अक्षर हैं वो सब दो मात्राओं से मिलकर बनेंगे। कितनी मात्राओं से? अगर आप बड़े आ की बोलोगे तो वो आ प्लस आ से मिलकर बनेगा। बड़ी ई की बात करोगे तो वो छोटी ई प्लस छोटी ई से मिलकर बनेगा। अगर आप बड़ा ऊ की बात करोगे तो वो भी छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से मिलकर बनेगा, है ना। अगर आप ए की बात करोगे तो वो आ प्लस ई से मिलकर बनेगा। समझना, ए जो होता है वो काय से मिलकर बनता है? आ प्लस ई से। तो इसमें तो दो मात्राएं हुई ना। अगर मैं ओ की बात करूं तो वो काय से मिलकर बनेगा? आ प्लस ऊ से। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो ये सारे जो स्वर हैं वो दो मात्रा वाले। कितनी मात्रा वाले? लेकिन छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रिरी, ये तीनों जो चारों जो शब्द हैं, तीनों चारों जो अक्षर हैं, वर्ण हैं, ये कैसे हैं? ह्रस्व स्वर हैं। कौन से स्वर हैं? समझना बेटा। तो ह्रस्व स्वर के अंदर क्या क्या आएगा? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रिरी। फिर दीर्घ स्वर के अंदर जो बचे हैं वो सब दीर्घ में आ जाएंगे। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, अंग नहीं, अंग आहा नहीं आएगा। अंग आहा के बारे में मैंने कल बताया था ना, अर्ध स्वर में लेते, वो इन स्वर का जितना वर्गीकरण करेंगे किसी में भी अंग आहा नहीं लेंगे। समझ में आ गया? अब ध्यान देना। अब बात करते हैं सर प्लुत स्वर की। फिर इसकी क्यों जरूरत पड़ गई? ये कब लिया जाता है? जब जब किसी व्यक्ति को पुकारा जाता है, जब अपन बहुत तेज आवाज में बोलते हैं कि राम, जब अपन राम, ये जब लंबा खिंचता ना कोई शब्द, जब भगवान राम सीता जी को ढूंढ रहे होंगे, जब वो कह रहे थे कि हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता, तभी वो चला रहे थे कि सीते। अब सीते, ये जो ए चल रहा है ना, ए, इसी को बोलते प्लुत स्वर। क्या बोलते? जब भी किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को बुलाया जाता है, पुकारा जाता है और उसके नाम को जब लंबा खींचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर, जिसमें दो मात्रा से ज्यादा का समय लगे। जैसे मैंने कहा राम, अब जब मैं राम बोल रहा हूं तो ये रा जो है ना, ये क्या है? दीर्घ स्वर है। और अगर राम की जगह मैंने कहा लखन, लखन, तो इसमें सारी एक एक मात्रा है, ये क्या हो जाएगा? ह्रस्व स्वर। राम में रा कहा तो क्या है? दीर्घ स्वर। अब मैं ये राम बोल रहा हूं, ये दीर्घ स्वर है। अगर मैं कह रहा हूं राम, तो कौन सा स्वर है भाई? दीर्घ स्वर को और प्लुत स्वर को तुम एक तो कर नहीं सकते कि राम और राम, दोनों में अंतर तो रहेगा। जैसे अपन खाना खा के देते ओम, तो जो ओम कर देना अपन लंबा वाला ओम, है ना, तो वो जो एक ओम शब्द बोलना और एक कहना ओम, तो वो बोलना और ये बोलने में अंतर है, मात्रा का डिफरेंस है। जब किसी शब्द को, किसी अक्षर को लंबा खींचते हैं तो उसको बोलते प्लुत स्वर। क्या बोलते बेटा? प्लुत स्वर। इसका ये एस बना होता है, तुमने रामायण में कभी पुराण पढ़े होंगे तो देखा होगा, ऐसी अवग्रह अब ये बना होता है, इसको अवग्रह बोलते हैं ना। इस बात को भूलना नहीं, लिख लेना एक तरफ। अब बाकी जो मैंने समझाया है यहां ये सब कुछ लिखा है, पढ़ लो आप। देखो क्या लिखा, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों को 3 भागों में, ध्यान से पढ़ना, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। नीचे लिखा है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और यहां आप री और लिख लेंगे। फिर दीर्घ स्वर की बात करते हैं कि सर दीर्घ स्वर क्या होता है? पढ़ो फटाफट से। जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक अर्थात 2 मात्रा का समय लगता हो, दीर्घ स्वर। लिखा है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है। अब बात करते हैं प्लुत स्वर की। लिखा है जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते
लिखा है नाटक या संवादों में किसी को पुकारने में, जैसे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में राम, तो बीच में ऐसा ऐसा बना दी। जब जब ये एस बनी होगी तो अब समझ जाना कि ये क्या है, किसी व्यक्ति को लंबा पुकारा जा रहा है, इसके लिए एस बनाते हैं। क्या बोलो, इतनी बात समझ में आई सब लोगों को? अभी अपन ने क्या पढ़ा, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर जो स्वर हैं वो कितने प्रकार के, क्या ये तीनों याद हो गए? अगला बढ़ते हैं। अगला जो टाइप है इसमें वो है बेटा जीव के प्रयोग के आधार पर। अब आपको कहोगे सर जीव के प्रयोग के आधार पर का क्या मतलब है? जैसे ये अपनी जीव है, इस जीव के तीन हिस्सा कर दो, ये कि अगला हिस्सा है, ये बीच वाला मध्य वाला हिस्सा है, और अपना जो पीछे का हिस्सा है कंठ से अपन जो बोल रहे वो, इसको बोलते हैं पश्च भाग, इसको बोलते हैं मध्य भाग, और इसको बोलेंगे अग्रभाग। ठीक है, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जीव के अग्रभाग से होता है, आगे वाले हिस्से से होता है, उसे अग्र स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जीव के मध्य भाग से होता है उन्हें मध्य स्वर कहा जाता। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जीव के पिछले भाग से होता है उन्हें पश्च स्वर कहा जाता। क्या पहले बताओ, तीनों परिभाषाएं क्लियर हो गई? जरा मुझे बताओ अग्र स्वर कौन से? जिनका उच्चारण जीव के आगे भाग से होता है उन्हें अग्र स्वर। और ये वाला बोलो बोलो, जितना बोलोगे उतना जल्दी याद होगा। जिनका उच्चारण जीव के मध्य भाग से होता है मध्य स्वर। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण पश्च भाग से होता है उन्हें पश्च स्वर। अब आपको हम बोल बोल के भी बताएंगे और आप भी बोल के देखना कि कौन कौन से अक्षर हैं जो आगे से बोले जाते हैं। बोलो ई। अब आप खुद में बोल के देखो, ई जो बोल रहा है बिल्कुल जस्ट आगे से बोल रहा है, ई ई। समझ में आ रहा है? ऐसा लग रहा है पीछे से बोल रहा है अपन ई, नहीं, कहां से लग रहा है? बिल्कुल टोन से बोल रहा है ई। और ई बोलने के लाने आपको अपना मुंह थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ई, मुंह खोल के बोलो ई। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। अब वो बोलने तो जबरदस्ती है निकल लो, लेकिन बोला तो अपन कैसे? ई। तो ये कौन से भाग से बोल रहे? ध्यान दो बेटा, ये लिखा हुआ है सब देखो, ई ई ए। अब अच्छा, ए आई अग्र से क्यों बोल रहा है? क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि जो ए है वो भी तो आप प्लस ई से मिलकर बना है, और जब ई से मिलकर बना, जब ई आगे से बोल रहा है तो ए कहां से बोल रहे हैं? आगे से। बोलो ए, तो आपको लगेगा कि आगे से बोल रहा है। ई ई ए आई, ई ई ए, ये बोलते बन आगे के भाग से। फिर थोड़ा सा पीछे जाओगे तो छोटा आ। जब आप बोलोगे आ तो ये कहां से बोलोगे? मध्य से। और जो कछु बचे हुए कहां से बोलत? पश्च से। तो मध्य से बोलेंगे छोटा वाला आ। अब बोलो पश्च स्वर से आ। जब आप आ बोलोगे तो आपको खुद में लगेगा कि हाँ कंठ से आवाज आ रही आ उ ओ औ। ये वाले जो स्वर हैं ये जीव के पश्च भाग से बोले जाते हैं। कहां से बोलते हैं? अग्र से क्या बोला जाता है? ई ई ए आई, बिल्कुल टोन से लगेगी हम आगे से बोला ई ई ए। मध्य से क्या बोलते? आ, छोटा वाला जो आ है वो मध्य से। और पश्च से बचे कुछ सब मध्य पश्च से। कौन कौन से? बड़ा आ, उ ओ औ। ये सब कहां से बोलते? लास्ट वाले ओ में बढ़ में जाओ, ओ। अच्छा, ऐसा करते क्या? चलो ठीक है, ठीक है। अब बोलो परिभाषा क्लियर हो गई, अक्षर क्लियर हो गए। पढ़ो अग्र स्वर में क्या लगा है, पढ़ो। जिन स्वरों के उच्चारण में जीव के अग्रभाग कार्य करता है अग्र स्वर कौन कौन से हैं? क्लियर हुआ? मध्य स्वर की परिभाषा पढ़ो। मध्य भाग काम करता है उसको मध्य स्वर। कौन सा अक्षर आएगा? आ। उसके बाद पढ़ो, जिन स्वरों के उच्चारण में अपना जीव का पश्च भाग कार्य करता है उन्हें पश्च स्वर। कौन कौन से? आ उ ओ औ। क्या ये क्लियर हुआ? अब भैया नया टाइप, अगला टाइप चलते हैं। अगला टाइप जो है वो है मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर। मुख द्वार खुलने के आधार पर जो स्वर हैं वो चार प्रकार से हैं। कितने प्रकार से हैं? चार प्रकार से हैं। एक लिखा है विव्रत, एक लिखा है अर्धविव्रत, एक लिखा है अर्धसम्व्रत, एक लिखा है सम्व्रत। अच्छा, पहले मैं मतलब समझाता हूं, फिर इनको मैं गणित की भाषा में सिखाऊंगा, सीख जाओगे। ठीक है, हम गणित के टीचर हैं तो भैया गणित की भाषा में जल्दी सिखा दें तुम्हें। पहले तो तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि सम्व्रत मतलब क्या होता है सर। इसका मतलब होता है मुख बंद रहना, मुख क्या रहना। और विव्रत मतलब क्या होता है सर? मुख का खुलना।
अब पहले समझना पड़ेगा, जब पूरा मुंह खुल जाए विव्रत, आधा खुले आधा बंद रहे संव्रत, अर्ध संव्रत, और पूरा बंद रहे। अब यार मन में कंफ्यूजन हो गया, इते आधो खुल रहा हो इते आधो बंद रह रहा, बात तो एक ही है यार, ऐसा लग रहा है ना मन में, बात एक ही नहीं है। हम अंतर समझाएंगे क्या अंतर है। अब से कितने बच्चे हैं पीछे, अंदर ब्लॉक क्यों खड़े बाहर, चलो ठीक है। अब ध्यान दो, अब आपको यह समझना पड़ेगा बेटा कि सर अर्ध विव्रत में और अर्ध संव्रत में अंतर क्या है। इस एक में लिखा है कि आधा मुंह खुलेगा, एक में लिखा है आधा मुंह बंद रहेगा, तो सर बात तो एक ही है। जैसे गिलास में पानी है, मैं कह दूं आधा भरा है या मैं कह दूं आधा खाली है, बात तो एक ही है। तो अब हम आपको गणित की परिभाषा में सिखा रहे हैं, सीखियो। विव्रत, विव्रत का ये गलत लिखा है, विव्रत है ये, विव्रत विव्रत। यहां जो आपका मुख होगा ये 100% खुलेगा। कितना परसेंट खुलेगा, यहां जो खुलेगा वो 60% मुंह खुलेगा। कितना मुंह खुलेगा, यहां जो मुंह खुलेगा वो 40% खुलेगा। कितना मुंह, और यहां जो मुंह खुलेगा वो लगभग 10% खुलेगा। बंद तो कहीं रहता ही नहीं है, बंद रहेगा तो तुम ई बोले ही नहीं पियो, खोलने तो तुम्हें तब भी पड़ेगा। आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटी, आगे आ जाओ। पीछे की टेबल पूरी फुल हो गई क्या, आगे आ जाओ। अब ध्यान दो, अब मैं आपको अक्षर बोलता हूं और बोल के भी समझाता हूं। यहां बैठ थोड़े से बोल बोल के समझना। मैं आपको फिर कह रहा हूं, विव्रत मैंने क्या बताया, पूरा मुंह खुलागा। जितने अक्षर हैं सबसे ज्यादा अगर मुंह कहीं खुलता है तो वो आ में खुलता है, क्योंकि ये बड़ा वाला आ है, आ। जब आप आ बोलोगे तो पूरा मुंह खुलेगा। अब यहां दो, यहां 60% मुंह खुलेगा, आ, आई, औ, ओ। ये जो बड़े बड़े अक्षर हैं, कौन से, ए छोटा होता है, आई बड़ा होता है, ओ छोटा होता है, औ बड़ा होता है। तो आई बोलोगे, औ बोलोगे, ओ बोलोगे और आ बोलोगे, इनमें आपका मुंह क्या होगा, लगभग 60% खुलेगा, या कह लो अर्ध विव्रत, आधा मुंह खुलेगा। क्या क्या, आ, आई, औ, ओ। इतना क्लियर होगा। अब जो बचे अक्षर हैं ये छोटे वाली ए और छोटा वाला ओ, इसमें लगभग आपका 40% मुंह बंद बंद, मतलब मुंह 40% खुलेगा, 60% मुंह बंद रहेगा। ठीक है, अभी मैंने ये जो परसेंटेज लिखा खुलने के आधार पर लिखा, ठीक है, कि यहां 100% मुंह खुलेगा, यहां 60% मुंह खुलेगा, यहां 40% मुंह खुलेगा। अगर तुम्हें फील करना तो तुम करके देखो, ए बोलो और आई बोलो, तुम्हें खुद में समझ में आएगा कि मुंह आई में ज्यादा खुल रहा, बोलो ए आई, लग रहा ना थोड़ा सा ज्यादा खुल रहा है, इसीलिए मैंने इसको 40% लगा, इसको 60% लगा। ये ए है और ये आई है, ये ओ है और ये औ है, ओ औ। जब आप औ बोलोगे तो हल्का सा थोड़ा ज्यादा खुलेगा। बोलो समझ में आई बात। तो ए और ओ जो है इसको मैंने लिखा अर्ध संव्रत में, किस में लिखा, लगभग मुंह बंद ही रहेगा, मतलब आधा मुंह बंद रहेगा। और संव्रत माने यहां तो लगभग आपका पूरा मुंह बंद ही रहेगा, थोड़ा सा खुलेगा। क्यों हो रहे हो लेट डेली डेली तुम लोग, वैसे तो डेली अपन 7 बजे यहीं आके शटर खोलते, पहली बार अपने, है ना। देखो कहीं कोई दो बैठा है क्या, बैठ जाओ वहीं। अच्छा बेटा संव्रत देखो, अब संव्रत क्या है समझो। संव्रत में मैंने कहा कि मुंह आपका 10% खुलेगा, 90% मुंह आपका बंद रहेगा। समझना, जैसे बोलो ई, अब आप ई बोल रहे खुद में देखो कितना मुंह खुल रहा है, ई केवल ओंठ ही ओंठ खुल रहा है, एक दांत दांत दिखाएंगे बस। चलो तो मैंने कहा ई, ई, उ, ई, उ, उ। जब आप ई और उ बोलते हो तो आपका जो मुख है वो लगभग बंद रहता है, केवल 10% खुलेगा। क्या क्या, ई उ उ। क्या ये क्लियर हुआ। अब मैंने आपको परिभाषा सिखा दी, पहले ये बताओ जरा, विव्रत माने क्या होता है, मुंह का खुलना, और संव्रत माने क्या होता है, मुंह का बंद होना। यहां मुंह पूरा खुलेगा, यहां मुंह आधा खुलेगा, यहां आधा मुंह बंद रहेगा, यहां पूरा मुंह। क्या अक्षर क्लियर हो गए, पढ़ो फटाफट पढ़ो जल्दी। मुख्य द्वार खुलने के आधार पर, मुख्य नहीं है मुख्य, मुख्य द्वार खुलने के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख्य द्वार पूरा खुलता हो, विव्रत स्वर। ये भी सुधार देना, ये विव्रत विव्रत है ना, ये विव्रत विव्रत है ना, इसमें आएगा बड़ा वाला आ। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख्य द्वार आधा खुला रहता है, अर्ध विव्रत स्वर कहलाते हैं, आ, आई, औ। अर्ध संव्रत, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख्य द्वार आधा बंद रहता है, आधा बंद रहता है, अर्ध संव्रत कहलाते हैं। कौन कौन से, ए संव्रत पढ़ो, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख्य द्वार लगभग बंद रहता है, संव्रत स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से, ई, उ। क्या ये क्लियर हुए। अभी अगला फिर वर्गीकरण करना अपन को।
ठीक है, ये जीभ के प्रयोग के आधार पर हो गए, ये मुखद्वार खुलने के आधार पर हो गए। अब पढ़ते अपन ओंठों की आकृति के आधार पर, है ना। ओंठों की आकृति के आधार पर जो स्वर हैं, ऐसे कितने स्वर हैं। ओंठों की आकृति के आधार पर स्वरों को पहले तो मैंने दो भागों में बांटा। कितने भागों में? एक को कहा व्रतमुखी, एक को कहा व्रतमुखी। को भी अपन गोलाकार भी बोल सकते हैं ना, गोलाकार भी बोल सकते हैं। यहां गोलाकार, यहां हाँ, जहां अगोलाकार भी लिख लो, कुछ भी, ठीक है। चलो ध्यान दो। तो जब जब ओंठों की आकृति अपनी, जब बोलते समय, अक्षरों को बोलते समय अपने ओंठों में वृत्ताकार एरिया बनेगा, वृत्त बनेगा, उन अक्षरों को व्रतमुखी बोलते हैं। क्या कहा मैंने? ऐसे अक्षर जिनके उच्चारण में ओंठों की आकृति वृत्ताकार हो। बोलो एक बार। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ओंठों की आकृति वृत्ताकार हो, उनको व्रतमुखी स्वर। और जिनमें अव्रतमुखी किसे कहते हैं? जिनमें वृत्ताकार ना हो, जिनमें वृत्ताकार। अब देखो ऐसे कौन कौन से हैं। आप बोलो ऊ, खुद में फील करो, ऊ बोलेंगे तो हमारे ओंठ गोल नहीं होंगे। फील करो, ऊ लग रहा है। जब आपके ओंठ जो हैं वो गोलाकार या वृत्ताकार बने, जैसे अपन ने कहा ऊ ऊ ऊ ओ औ ओ, इनको आप बोलोगे तो हमारे जो ओंठों की आकृति रहेगी वो कैसी रहेगी? वृत्ताकार। कैसी रहेगी बेटा? पेपर में जब पूछेगा वो सवाल, जब पेपर में आएगा तुम्हारी सबरी हंसी निकल जाएगी। फिर हंस लो, कितना हंस रहे कि बताओ कि स्वर जाऊ पे भी बांट दे। बांटने वाले ने बांटे हैं, लेकिन अपन को तो पढ़ना पड़ेगा। पेपर में अगर आ गया बताओ ऊ जो है, बताओ व्रतमुखी है क्या अव्रतमुखी, फिर सोचियो कि सर ने पढ़ाई तो आती यार कि व्रतमुखी थे क्या अव्रतमुखी। ध्यान नहीं आ रही बात, समय हम हंस रहे थे ना। हाँ, बात समय हम चेक नहीं कर रहे। हाँ, अब सुनो, अब ध्यान से ध्यान दो बेटा। उ ओ औ, ये सारे स्वर जो है वो व्रतमुखी, आप बोल के चेक कर सकते हो। यार ये क्या कम है कि मैं आपको प्रैक्टिकली एक एक चीज पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं कि प्रैक्टिकल बना के देख लो आपके ऊ बन रहा है व्रतमुखी की नहीं बन रहा। इनमें अगर बोलोगे तो इनमें आपके ओंठों की आकृति वृत्ताकार, जैसे अपन ने कहा आ ई ए आई, इनमें आपकी वृत्ताकार नहीं बनेगी, इनमें आपकी वृत्ताकार। पढ़ो परिभाषा क्या लिखी है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ओंठों की आकृति वृत्ताकार बनती है, व्रतमुखी स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ओंठों की आकृति वृत्ताकार नहीं बनती, अव्रतमुखी स्वर। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए आई। क्या बोलो, ये क्लियर हुआ है? ये ओंठों की आकृति के आधार पर स्वर हुए। आगे बढ़ो। अब पढ़ना अपन को नाक एवं मुंह से हवा के निकलने के आधार पर स्वर। नाक एवं मुंह से हवा के निकलने के आधार पर स्वर। अब इसमें आपको समझना पड़ेगा, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं। एक ही दो अक्षर हैं जिनको आप, एक ही अक्षर है मात्र जो नाक की सहायता से बोलेगा। पहले आपको मैं परिभाषा समझा दूं, सुनो। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हवा केवल मुख से निकले। हवा कैसे निकले? मुख से निकले, उसे मौखिक स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हवा मुख एवं नाक दोनों से निकले, उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अनुनासिक स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हवा मुख एवं नाक दोनों से निकले, उन्हें अनुनासिक स्वर। क्या बोलो, क्लियर हुई? अगर केवल हवा मुख से निकले तो मौखिक स्वर, और मुख के संगे नाक से भी निकले तो अनुनासिक स्वर। जैसे अब आपके लिए मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं, आप लोग अपनी नाक बंद करके छोटा आ से लेके अंग तक बोलो, नाक की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे ही आप अंग बोलोगे नाक की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, समझना। आ ई ए आई ओ औ उ, कुछ भी बोल लो, छोटा बड़वा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ऊ, ए आई ओ औ अंग। जब अपन ने अंग बोला तो अंग, क्यों बोल के देखो, प्रैक्टिकल करो। जब आप अंग बोलोगे तो नाक की जरूरत, इसीलिए जो अंग है वो कैसा स्वर है बेटा? कैसा स्वर है? अनुनासिक। अंग को छोड़कर बाकी के स्वर आप मुख से बोल सकते हो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? बोलो, गलती तो नहीं करोगे? एक बार आप चेक कर लो। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ऊ, ए आई ओ, आप ये सब मुख से बोल सकते हो। हवा जो निकलेगी वो मुंह से, आवाज जो निकल रही वो मुंह से। लेकिन जब आप अंग बोलोगे तो ऐसा नहीं है केवल नाक से बोल पा रहा है, मुंह भी लगेगा, लेकिन नाक भी। नाक अगर आपने बंद कर ली तो आप अंग, इंग, उंग, अंग कुछ नहीं बोल पाओगे।
और ये अंग इंग नहीं, व्यंजन भी नहीं बोल पाओगे। ना नल को नहीं बोल पाओगे, बोल के देख लो। मां मछली नहीं बोल पाओगे, बोल के देख लो। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हर वर्ग का पंचमा अक्षर जो है वो आप बिना नाक के नहीं बोल सकते। मैंने कल लिखाया था, हर वर्ग का पंचमा अक्षर जो होता है वो अनुनासिक से बोला जाता है, नासिक से बोला जाता है। पंचमा अक्षर और अंग, इनको आपको याद रखना पड़ेगा कि ये बिना नाक की सहायता से, आ जाओ पढ़ते हैं अपन, पढ़ो। इनको निरनुनासिक कहते हैं, उसको अनुनासिक, इसको निरनुनासिक। ध्यान रखना दोनों बातें, निरनुनासिक एवं मौखिक स्वर। पढ़ो। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, मौखिक या निरनुनासिक स्वर कहलाते हैं। एग्जाम्पल में छुटवा, बड़वा, छुटी, बड़ी। और लिखो बेटा, यहां देखो, और लिखने अपन को सवानी, छुटऊ, बड़ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये सब लिखना है इसमें, और ओ भी, ओ। ठीक है, ये सारे स्वर जो हैं वो मौखिक हैं, इनमें अपन को नाक की जरूरत। लेकिन जैसे ही अपन अनुनासिक स्वर पे आ जाएंगे, उसमें लिखा है जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक एवं मुंह दोनों से निकलती है, अनुनासिक स्वर। जैसे अंग है, आंग लिख दिया मैंने, है ना, अंग की बिंदी और चंद्र बिंदी वाला, ये दोनों ही आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है क्या? ठीक भाई, इन दोनों बातों को याद रखना। अब चलते अपन अगला। बिटिया मेरी, काय में ये गलत लिखा रे, मैंने ध्यान नहीं दिया, नीचे नहीं लिखी। देखो मैंने पहले ही कहा ना, अंग, आंग, इंग ऐसे कुछ होंगे तो वो धोखे से लिख गया, वो धोखे से गलती हो गई, माफ कर दो। हो जाती गलतियां, आप कंप्यूटर महोदय से। पढ़ो। घोषत्व के आधार पर स्वर, किसके आधार पर? अब सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि सर घोष क्या होता है। घोष, है ना, जब तक आपको ये घोष पता नहीं होगा तब तक आप नहीं बता पाओगे कि घोष क्या होता है। अब समझो, मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूं घोष क्या होता है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि घोष की परिभाषा क्या है। तो घोष की परिभाषा है कि ऐसे वर्ण या ऐसे अक्षर जिनको बोलते समय स्वर तंत्रियों में कंपन हो। क्या हो बेटा? घोष का मतलब होता है कंपन होना। जिस अक्षर को बोलने पर स्वर तंत्रियों में, स्वर तंत्रियां मतलब अपना जो गला है, जब अपन बोले तो उनमें कंपन हो, उसको बोलते हैं घोष या सघोष। सुनो मेरी बात, उसको क्या बोलते हैं? घोष या, अच्छा कई बार देखो, पहले तो समझो, घोष के दो भेद कर दिया उन्होंने, एक अघोष एक सघोष। जिनमें कंपन हो वे हैं सघोष, और जिनमें कंपन ना हो वे हैं अघोष। पहले बताओ, ये दो बातें समझ आई? अघोष मतलब क्या? जिनमें स्वरतंत्रियों में कंपन ना हो, और जिनको बोलते समय स्वरतंत्रियों में कंपन हो वो क्या है? सघोष। सघोष माने कंपन हो, अघोष माने कंपन। पहले ये बात समझ में आ रही सब लोगों को? अच्छा, एक दो बातें आ गई। अब कईयों बार जो सघोष है उसको घोष बोलते थे, वो क्या बोलते थे? सघोष को ही घोष कह देते हैं, इतना याद रखना, भूलना नहीं। अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूं। का बोलो, खा बोलो और गा बोलो। का, खा, गा। गा में ऐसा लोगो कंपन ना हो। का कबूतर, खा खरगोश, गा गमला। जैसी आप फील करो, बिल्कुल अंतरात्मा से फील करो। का, खा, गा, घा, गा, गा गमला और घा घड़ी बोलो, कंपन हो गए। बोल कर देखो, का, खा, गा, घा, हल्को सो कंपन। ऐसा नहीं कि पूरा मूड हिल जाता, नेक सो कंपन। आया क्या? नहीं आया हो तो चा चम्मच बोलो, छा छाता बोलो, फिर जा जलेबी बोलोगे, कंपन आएगा। चा और छा में नहीं आएगा। बोलो चा, छा, जा, झा, जा और झा बोलोगे तो कंपन। बोलो आ रहा है क्या? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो व्यंजन वर्ड में जो पहले दो अक्षर होते वो होते अघोष के। किसके होते हैं? और अगले जो तीन अक्षर होते वो होते सघोष के। का कबूतर, खा खरगोश अघोष है, गा गमला, घा गाड़ी और अणा खाली ये क्या है? सघोष है। बोले ये बात समझ में आ रही क्या? तो मैं आपको अघोष और सघोष में अंतर करा रहा था, प्रैक्टिकली अंतर करा दिया मैंने कि आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, का, खा बोलने में आपका कंपन नहीं है, और जैसे अपन गा बोल रहे हैं तो हल्का सा कंपन है, घा बोल रहे हैं तो मैं हल्का सा कंपन है। अब बात ये तो मैंने व्यंजन की समझाई, तो स्वर में समझो। स्वर में आपको कुछ भी याद नहीं करना, बस एक बात याद रखनी है कि सारे स्वर सघोष होते हैं। सारे स्वर कैसे हैं? सब में कंपन होता है। सभी स्वर कैसे हैं? ये लिखा हुआ है, पढ़ो। सभी स्वर ध्वनियां जो होती हैं वो कैसी होती हैं? ठीक है, ये लिखिए पूरी परिभाषा, पढ़ लो फटाफट। घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। किसका कंपन?
जो अपनी आवाज है, जो श्वास है, उसका कंपन होना। लिखा है स्वर तंत्रियों में जब कंपन होता है तो उन्हें सघोष ध्वनियां कहते हैं, और जब स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो तो उसे क्या कहते हैं? अघोष ध्वनियां कहते हैं। और मैंने यहां एक नोट लगा के, पॉइंट लगवा के लिखवा दिया कि सभी जो स्वर होते हैं वो कैसे होते हैं? सभी स्वर कैसे होते हैं? सघोष होते हैं। बोलो, भूलोगे तो नहीं। इसके बाद अब अपना आ जाएगा बेटा व्यंजन। अब अपन पढ़ेंगे व्यंजन, है ना। और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक, व्यंजन ही पढ़ना बस। अब अपना इसके आगे व्यंजन पढ़ेंगे। पहले बताओ जरा मुझे, स्वर सारे कंप्लीट हो गए, कितने आधार पर मैंने स्वर बांटे? तो आप जरा एक बार देखते जाना फटाफट से। घोषत्व के आधार पर मैंने आपको स्वर बताए। फिर मैंने बताया नाक के मुख व नाक से, मतलब हवा का नाक व मुख के आधार पर स्वर। अगला मैंने क्या बताया? ओंठों की आकृति के आधार पर स्वर। अगला मैंने क्या बताया? मुख द्वार खुलने या बंद रहने के आधार पर स्वर। अगला मैंने क्या बताया था? जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर। अगला मैंने क्या बताया? मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। इतने प्रकार से मैंने स्वर का वर्गीकरण किया। बेटा ये पेपर में आते जरूर हैं, इनको आप अच्छे से कर लेना। मैंने प्रैक्टिकली समझाया, और ये वीडियो यूट्यूब पर डल जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। बंद करो इसे, स्टॉप करो, स्टॉप।